नमस्कार, मैं हूं सागर चौधरी और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 26 पे आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, उसके लिए आभार। आज सुबह से ही इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे पे विभिन्न वक्ताओं ने, और सबसे बड़ी खुशी इस बात की कि सबसे पहले पूर्व के चिकित्सा मंत्री जी से लेके डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से लेके और अनेक ऐसे लोगों ने अपने अपने अच्छे विचार साझा किए जो बहुत ही महत्वपूर्ण विचार थे। मैं आपके माध्यम से जो निरोगी राजस्थान का सपना माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हम सब जो इस सदन में चुन के आए, हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हमारा प्रदेश निरोगी राजस्थान एक निरोगी प्रदेश कैसे बने, इसको लेके चिकित्सा शिक्षा में कौन कौन से आमूलचूल परिवर्तन हो जिससे समाज में बैठे अंतिम व्यक्ति तक चिकित्सा सुविधा का लाभ मिले, हम प्रदेश को बेहतर राज्य का दर्जा दिला पाएं चिकित्सा क्षेत्र में। मैं माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जैसे सबसे बड़ी जब कोई मरीज अस्पताल में जाता है तो सबसे बड़ी कमी जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ की, उसके बाद बात करें हम डॉक्टर्स की, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर की, प्रोफेसरों की, क्योंकि ऐसा कोई चिकित्सा संस्थान नहीं जिसके अंदर पूरे पद भरे हुए हों। ये निश्चित रूप से कोई एक सरकार की बात कर रहे हैं उचित नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं अच्छे मैनेजमेंट की जरूर कमी रही, क्योंकि पैसा हमेशा जब यहाँ बजट के अंदर चर्चा होती है और पैसे का फिगर जब हम देखते हैं तो हमें ये जरूर ये लगता है कि आने वाला समय जो है वो कहीं ना कहीं इस विभाग को और बेहतर बनाएगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कहीं ना कहीं कुशल वित्तीय प्रबंधन के अभाव में हम लोग उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी का ध्यान इसकी ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि राजस्थान में पीजी स्टूडेंट्स की बढ़ती सीटों के लिए पर्याप्त मेडिकल टीचर्स नेशनल मेडिकल कमीशन के अनुसार शॉर्टेज है। अभी माननीय वक्ताओं ने, पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें कही, इसके अंदर हम क्या सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा मान्यवर, जैसा कि अब इसके अंदर हम एक तरफ हम जो यूजी के स्टूडेंट जो एमबीबीएस करके आते हैं उनको रोजगार की बात भी करते हैं। हर जगह अब डॉक्टर्स की जो रिटायरमेंट की बात है, जो राजस्थान में 60 से बढ़ा के 65 वर्ष कर दी। मेरा ये विशेष रूप से आपसे आग्रह रहेगा, क्योंकि कोरोना काल में अधिकतर जगह देखने को मिला कि जो 60 वर्ष से ऊपर के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं आके ये अर्जियां भी दी कि हम इसके अंदर ढंग से काम नहीं करेंगे, हम 60 साल से हमारी उम्र ऊपर है, तो निश्चित रूप से इसकी रिटायरमेंट की उम्र को 60 वर्ष किया जाए, ताकि नए बच्चों को, जिन्होंने कोरोना के अंदर जो युवा डॉक्टर थे उन्होंने ईमानदारी से बहुत अच्छा काम किया और जिसके फलस्वरूप ही आज चाहे आप भीलवाड़ा मॉडल की बात कर लो या और किसी मॉडल की बात कर लो, लेकिन कोरोना के अंदर, क्योंकि मुझे भी कोरोना का अनुभव रहा, मैं भी आरयूएचएस के अंदर कोरोना काल में भर्ती रहा, मैंने देखा कि सीनियर डॉक्टर्स की बजाय जूनियर डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल का जो स्टाफ था उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से काम किया और उसी के फलस्वरूप हम इस कोरोना जैसी महामारी पे विजय प्राप्त कर सके। मैं आपसे यही मांग करूंगा कि इस जो रिटायरमेंट की उम्र है उसको भी कम किया जाए। माननीय महोदय, आपसे एक निवेदन ये भी करना चाहूँगा कि आने वाले समय में मेडिकल एजुकेशन एवं स्किल्स को ध्यान में रखते हुए राजस्थान मेडिकल एजुकेशन का विदेश में मेडिकल संस्थान के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम में यदि मेडिकल टीचर्स फैकल्टी को रिफ्रेश कोर्सेज के तहत बाहर भेजें या उनको यहाँ लाए, इसके लिए कोई ठोस नीति यदि हम बना पाएँ तो निश्चित रूप से एक दूसरे का विचारों का, एक दूसरे की जो योग्यता उसका आदान प्रदान हम लोग कर पाएंगे। माननीय महोदय, एक और विषय आपके ध्यान में लाना चाहूंगे कि भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार की आयुष्मान महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो चल रही है,
इसमें एडमिट पेशेंट के लिए सभी सुविधाएं फ्री है, मरीज का 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा। परंतु वो पेशेंट जब छुट्टी लेकर चला जाएगा और फॉलोअप चेकअप के लिए जब वो वहाँ आएगा तो निश्चित रूप से उस ओपीडी में, क्योंकि कई ऐसे रोग हैं जिसके अंदर उसको छुट्टी देने के बाद भी उसको निरंतर उस अस्पताल में जाना पड़ेगा, तो उन सब का जो पैसा ओपीडी के अंदर लगे या और कोई खर्च हो जांचों में, उस पैसे को भी उस क्लेम में यदि शामिल कराने की यदि हम योजना कोई लागू करें तो निश्चित रूप से गरीब व्यक्ति को इससे बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। मैं मान्यवर महोदय, जैसा कि काफी समय से मेडिकल एजुकेशन कैडर की डिमांड हो रही है, पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, और ये बहुत अच्छी बात है कि जब आप एक अच्छे बड़े सबसे बड़े पदों पे, जैसे चाहे कमिश्नर का पद हो चाहे सेक्रेटरी का पद हो, उस पर यदि उसी इसके अंदर कोई जैसे मेडिकल केंद्र का मुखिया की अगर डॉक्टर हैं तो उसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। तो ऐसे जो कमिश्नर का पद है या सेक्रेटरी का पद है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं मेडिकल से जुड़े हुए लोगों को यदि हम उस पद पर बिठाएंगे तो इसके अंदर एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। माननीय सभापति महोदय, एक MBBS की पढ़ाई की यदि हम बात करें तो एक मेडिकल कॉलेज के अंदर जो बच्चा पढ़ के जाता है वो बहुत कम फीस के अंदर डॉक्टर बन जाता है। एक बच्चा जो प्राइवेट कॉलेज से जो MBBS की डिग्री करके आता है, बहुत बड़ा पैसा वो खर्च करता है, लेकिन उसके बाद जो सरकारी मेडिकल कॉलेज से जो पास आउट होके जाता है उसको यदि आप दूर दराज क्षेत्र में कहीं नौकरी देते हो तो नौकरी छोड़ के चला जाता है। तो ऐसा कोई उससे बॉन्ड बनाइए कि उसका कहीं ना कहीं 2 साल 4 साल 5 साल तो उसका सरकारी सेवा में रहना आवश्यक हो। माननीय महोदय, एक प्रत्येक जिले में हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के नाम से बहुत बड़ी संस्थाएं खुल गई, तो उसका भी आप अपनी मॉनिटरिंग हो, उन्होंने क्या कोई रिसर्च की, सरकारी उन्होंने सुविधाओं का बहुत बड़ा पैसा भी उन लोगों को मिलता है, लेकिन आज तक कोई रिसर्च उसमें हुई क्या? ये सब चीज़ों का आपको मैं ये ऐसी ठोस कार्य योजना की मैं आपसे मांग करूंगा। एक नागौर के अंदर मेडिकल कॉलेज की बात, वैसे तो सब वक्ताओं ने मेडिकल कॉलेजों की बात की है, नागौर के अंदर भी मेडिकल कॉलेज की शुरुआत जितना जल्दी हो सके आप करवाने का श्रम करावें। एक नागौर में GNM कोर्स हेतु महाविद्यालय की घोषणा, आप जब भी इसका जवाब दें तो मैं आपसे विशेष आग्रह करूंगा। एक सुपर स्पेशलिटी पदों की नियुक्ति, एक नर्सिंग कॉलेजों व निजी मेडिकल कॉलेजों में अध्यापन करवा रहे लोगों का, ये मापदंड के अनुसार ये लोग, इनके पास कोई डिग्रियां है कि नहीं है, इसका भौतिक सत्यापन भी समय समय पर करवाएं, तो निश्चित रूप से इस शिक्षा में और अपन बेहतर प्रोडक्ट जो है निकाल पाएंगे। माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा संसाधन बहुत है। अभी कोरोना के समय माननीय सांसदों ने, माननीय विधायकों ने कई बड़ी बढ़ रहे हैं और इन अपने की बहुत बड़ी कमी है, तो मैं आपके माध्यम से ये मांग करूंगा। और दूसरा, अंग प्रत्यारोपण को लेकर ठोस कार्य योजना बने, लोगों को भी अंगदान के लिए। माननीय सभापति महोदय, 2 मिनट के लिए 2 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अंग प्रत्यारोपण को लेकर कोई ठोस कार्य